सारा सामान ठीक है, बाकी जो भी सामान मंगवाया था उसकी डिलीवरी कल होगी। ठीक है प्रोफेसर। अरे ये अभी तक गैस के पाइप्स नहीं लगे, ऐसे आधा अधूरा काम करोगे तो कैसे चलेगा? सर मैं अभी लगवा देता हूँ। जल्दी करो सर। यस प्रोफेसर ये लो, वेरी गुड, स्केलेटन्स भी आ गए। इधर रखो भाई। प्रोफेसर कटर ले। आराम से। प्रोफेसर ये तो अभी नया नया बन के आया होगा ना? हाँ, तो फिर ये ऐसा पीला पीला सा क्यों दिख रहा है? यस सर, बाकी के ये दोनों कंकाल तो ठीक है, लेकिन ये तीसरा ऐसे कैसे भेज दिया इन लोगों ने? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। गौतम ये देखो, ये इसके अंदर ये। अरे हाँ, इसे हटाओ जरा, आराम से लेटाओ, आराम से। गौतम ये देखो, ये क्या है? ये तो मांस जैसा कुछ लग रहा है। कहीं ये असली कंकाल तो नहीं है? हो सकता है। क्या है ये सब? हैं? किसकी लाश उठा के ले आए यहाँ? सर ये स्केलेटन तो दामोदर साहब ने दिए हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम सर। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है? अब ये सब जवाब तो सीआईडी को देना तुम लोग। हेलो सीआईडी? तो तुम लोगों को मालूम ही नहीं था कि जो स्केलेटन तुम यहाँ लैब में देने के लिए लाए हो वो असली है? मालूम कैसे नहीं होगा? झूठ बोल रहे हैं ये। इन लोगों को लगा होगा कि किसी को क्या पता चलेगा, है ना? नहीं सर, फैक्ट्री से सामान उठाना और डिलीवरी करना हमारा रोज का काम है, पर हम कभी किसी सामान को खोलकर नहीं देखते कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ये ठीक कह रहे हैं सर, हमें उस कंकाल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये सब तुम्हारे मालिक का किया धरा है। सर इस सामान का सप्लायर दामोदर है, वो हमारे भरोसे का आदमी है सर, वो ऐसा नहीं कर सकता। पिछले 10 साल से हम लैब का सारा सामान उसी से मंगवाते हैं सर। सचिन। हाँ सर। बॉस, ये स्केलेटन 100% असली है और ये एक आदमी का स्केलेटन है। और देखो ये इसके सर पे पीछे की तरफ यहाँ गोली मारी गई। सचिन ये जो ये लगा हुआ है ना, ये मांस ही है और ये एक आदमी का मांस है और बॉस इसे गलाया गया है एसिड से। एसिड से? और एसिड की वजह से मांस अभी भी थोड़ा चिपचिपा है। तो इसका मतलब है कि इसकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है? नहीं। ठीक है सर, मैं इस स्केलेटन को फॉरेंसिक लैब भिजवा देता हूँ। दैट विल बी बेटर। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ ना। ओके सर। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आपने बुलाया था मुझे? दामोदर ये क्या भेजा है तुमने? हैं? ये सब हो क्या रहा है? एक खून को छुपाने के लिए तुमने लाश को यहां पे भेज दिया। हाँ, क्या सोचा था तुमने कि तुम पकड़े नहीं जाओगे? नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो सर? सर हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही हड्डियाँ बनाई जाती हैं सर। सर यकीन मानिए मेरा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि असली कंकाल यहाँ आया कहाँ से। हर गुनहगार का यही रोना होता है। अभी पता चल जाएगा। कहाँ है तुम्हारा ये वर्कशॉप जहां पे ये सब होता है? सर आपने ठीक ही कहा था, इन पसलियों के अंदर से जो मांस मिला है वो किसी एसिड से ही गलाया गया है। लेकिन मैं एक बात और सोच रहा हूँ कि खूनी को आखिर इतना सारा एसिड मिला कहाँ से? वही तो पता लगाना है कि इतना सारा एसिड आया कहाँ से। सर किसी खूनी को केमिकल्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है?
हो सकता है कोई केमिकल इंजीनियर भी हो। वो अच्छी तरह से जानता था कि एसिड को कितना कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा होना चाहिए और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। और कुछ पता चला इन हड्डियों से? बस एक बात तो साफ है कि ये एक आदमी की हड्डियां हैं और इसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। सॉरी थी। और देखो ये इसके सर पर यहां गोली मारी है और इसके पूरे शरीर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से गलाया गया। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड? यस। इसीलिए लाश पूरी तरह से गल गई। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, मिनटों में मांस को गला सकता है। हम खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में इसे पतला करके डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। मगर सालों की इसकी खोपड़ी से तो हम इसका चेहरा बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? तो फिर बना। सर। हाँ सचिन। सर लगता है दामोदर बिल्कुल सही कह रहा था सर। वहाँ वर्कशॉप से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ना ही केमिकल और ना ही कोई सबूत। वहां पे हमने सबसे पूछा सर, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ओह, तो इसका मतलब है किसी ने चुपके से इस कंकाल को दामोदर के वर्कशॉप में रख दिया। पर क्यों? क्या कोई दामोदर को फंसाना चाहता है? पहले इस आदमी के सिर में गोली मारकर इसका खून किया गया, फिर उसके शरीर को गलाकर उसके कंकाल को वर्कशॉप में छुपा दिया गया। यस सर। खूनी ने सोचा होगा कि इतनी सारी नकली हड्डियों और स्केलेटन के बीच में किसी को क्या पता चलेगा। पर सर पता चल ही गया। उस आदमी की लाश को एसिड में डाल के रखा गया जिससे उसका शरीर गल जाए। अब सर इतना सारा एसिड किसी केमिकल के फैक्ट्री में मिल सकता है। सर कंप्यूटर के जरिए मरे हुए आदमी के खोपड़ी पर फिर से उसका चेहरा बनाया गया है। वेरी गुड। जरा देखें तो। ओह, ये है। विक, हमारे रिकॉर्ड्स में देखो, देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? सभी चेक करता। हाँ। सर है हमारे रिकॉर्ड्स में। देखें जरा। ये देखिए सर, छोटा मोटा चोर है सर, केतन। 2005 में इसे आखिरी बार पकड़ा गया था। उसके बाद से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर सर एक छोटे मोटे चोर को किसी ने इस तरीके से क्यों मारा होगा? वही तो, एक छोटे मोटे चोर को इस तरह से मारने की जरूरत क्या थी? कुछ तो है। पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि जहां पर हमें केतन की लाश मिली वहां आसपास कोई केमिकल की फैक्ट्री है क्या, और इस केतन के घर जाकर भी पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ डॉक्टर सालुंके, आप पहुंच गए? ओके सर, राइट सर। सर डॉक्टर सालुंके का फोन था, बस पहुंच रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये देखा तुमने, अगर ये फैक्ट्री काफी दिनों से बंद है तो ये केमिकल यहाँ बाहर कैसे गिरा हुआ है? अभिजीत। कौन है? जी, दीवार पर खून का निशान है। लगता है केतन को शायद यहीं पे गोली मारी है। और उसके बाद बॉडी को एसिड के ड्रम में डाल दिया होगा ताकि वो स्केलेटन बन जाए। हाँ भैया, यार सब तरफ एसिड के ड्रम भरे पड़े, इससे तो पूरी जगह को आग लग सकती है, खाक हो सकती है सारी जगह। हाँ? हाथ मत लगाना किसी को, बहुत खतरनाक होते हैं। सर ये दीवार पे खून लगा, ये खून केतन का हो सकता है। हाँ हो सकता था यार, उसी का खून। केतन के सर में गोली लगी थी, उसी से ये खून इस दीवार पे आके लग गया होगा। उधर बाहर वहाँ केमिकल का एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसका आधा केमिकल तो बाहर जमीन पे गिरा पड़ा है। अच्छा, उसे भी चेक कर लेंगे, पहले ब्लड का सैंपल ले लें। ये ओ ये बॉस, इसे चेक करना पड़ेगा।
नहीं साहब, गोली मत चलाइए साहब। हमारा पीछा कर रहा था? हाँ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो बस आप लोगों से मिलना चाहता था। क्यों मिलना चाहता था? मैं पास की फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करता हूँ सर। कुछ दिन पहले यहाँ एक आदमी आया था, तो मुझे लगा आप उसी को ढूंढते हुए आए हैं साहब। किस आदमी की बात कर रहे हो? क्या देखा तुमने? मैं ड्यूटी कर रहा था रात को, तो एक आदमी भागते हुए यहाँ आया और कुछ लोग पागलों की तरह उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दिन पहले तो केतन भी गायब हुआ था और फिर उसका खून हो गया। जो आदमी भाग के आ रहा था उसको पहचानते हो? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ उसे भागते हुए देखा था। और जो लोग उसके पीछे भाग रहे थे वो? सर पता नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी लंबी सी काले रंग की गाड़ी में आए थे। कौन सी गाड़ी? शायद रेडान गाड़ी थी सर। उनमें से किसी को जानते हो तुम? नहीं सर, लेकिन उनके साथ एक बूढ़ा सा आदमी था और 2-3 लोग और थे। उन्होंने बहुत अच्छे कोट और पैंट पहन रखे थे। शायद किसी पार्टी से आ रहे थे साहब। अच्छा, तो उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया था क्या? नहीं साहब, वो बच के भाग गया और बाद में वो लोग भी वापिस चले गए। उस बूढ़े आदमी को पहचान सकते हो? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा। अभिजीत, बॉस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अभी भी कुछ टुकड़े बचे हुए। टुकड़े? कैसे टुकड़े डॉक्टर साहब? मास्क के, शायद उसी आदमी। बॉस, केतन को यहीं मारा गया है शायद। कुछ पता चला आप लोगों को केतन के बारे में? आपके पति केतन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका किसी ने खून कर दिया है। खून? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमें आपके पति की लाश मिली है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। भला कोई केतन का खून क्यों करेगा? आपके पति केतन कुछ समय पहले तक कानून के अपराधी रह चुके हैं। हो सकता है किसी पुराने दुश्मन ने यह काम किया। सर, 5 साल पहले केतन छोटी मोटी चोरियां करते थे, जिनकी उन्हें सजा भी मिल चुकी थी। लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। वो बिल्कुल बदल चुके थे सर। जेल से छूटने के बाद वो क्या काम करते थे? पिछले 3 सालों से बैंड्रा के फर्नीचर की दुकान में वो काम कर रहे थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर कुछ दिनों से वो घर लौटे ही नहीं। कुछ दिनों से गायब थे? जी सर। सर, ये फाइल देखिए। इसमें अलग अलग फर्नीचर्स के रेफरेंसेस और कटिंग्स हैं। अखबार और मैगजीन से काटे हुए आर्टिकल्स भी हैं। केतन सच में ही फर्नीचर की दुकान में काम करता था। कुछ दिनों तक जब केतन वापस नहीं लौटे तो आपने उनकी दुकान पे पता नहीं किया? पता किया था सर, वो वहां भी नहीं थे। घर से निकलते वक्त उन्होंने आपको कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे? हाँ, रात में वो जल्दी में थे। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है और कार की तरफ जाना है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। अच्छा ये बताइए, वो जिस फर्नीचर की दुकान में काम करते थे उसका नाम क्या है? ओके, एक्सक्यूज मी सर, हिमांशु, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओहो, मिस्टर हिमांशु, तो आप हैं उस केमिकल फैक्ट्री के मालिक? जी हाँ, मैं ही हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। जानते हो इसे? पहचानते हो? जी नहीं। कौन है ये? नहीं जानते से? जी नहीं, मैं इसे नहीं जानता। केतन है ये, केतन। इसे गोली मारी गई थी तुम्हारे फैक्ट्री में और फिर इसकी लाश को वहीं पे फेंका गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे तो इस बात की खबर तक नहीं है। ये आपकी फैक्ट्री बहुत दिनों से बंद है ना? जी हाँ। तो फिर इतने सारे केमिकल एसिड्स खुलेआम कर क्या रहे थे एक बंद फैक्ट्री में? वॉचमैन क्यों नहीं रखा था तुमने? सर, बात यह है कि ये प्लांट पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर मुझे लगा कि वहां पे ऐसा क्या है जो कोई चुरा लेगा, इसलिए मैंने वॉचमैन भी नहीं रखा। तुम्हें तो मालूम है कि ये एसिड्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। मिस्टर हिमांशु, खूनी बराबर जानता था कि तुम्हारे फैक्ट्री में ऐसे एसिड्स हैं। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। ये केमिकल प्लांट चलाने का लाइसेंस लाए हो अपने साथ? जी नहीं। लेके आओ फिर। लेकिन वो मैं तो आप ये प्लांट बिना लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लाइसेंस है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढो और लेके आओ।
चाहिए? जी। दया, साहब इस हिमांशु पर नजर रखो। शक है मुझे इस पर। अगर ये खून में मिला हुआ है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। स्केच बन गया है सर। यही वो आदमी है जो केतन का पीछा कर रहा था उस रात। अच्छा, और दया, उस गाड़ी का पता लगा जिसमें ये आदमी आया था? वही जो रिडान गाड़ी, ये वॉचमैन जो बता रहा था? हाँ सर, आरटीओ से पता लगा है सर। वो एक इंपोर्टेड गाड़ी है और ऐसी गाड़ियां शहर में बहुत कम है, और जितनी है उन सब की लिस्ट और फोटो हमारे पास आने वाली है सर, फैक्स से। लीजिए सर, फैक्स आ गया। ये देखिए सर, ये एक मिस्टर रघुवेंद्र है, खार से। इनके पास ऐसी गाड़ी है। ये शहर के काफी जाने माने रईस है सर। ये पुराने पेंटिंग्स और सामान खरीदते बेचते हैं। दया, ये वही है रघुवेंद्र जो स्केच बनाया वो रघुवेंद्र। उसकी तस्वीर मैंने काफी बार अखबारों में देखी है। खार में रहता है ये। और केतन उस दिन खार की तरफ ही गया था। तो कहीं केतन इस रघुवेंद्र के पार्टी में ही तो नहीं गया? इसे जानते हो? जी हाँ सर, केतन है, हमारे यहाँ काम करता था, पर कुछ दिन से काम पर नहीं आ रहा है। अभी आएगा भी नहीं। मतलब केतन का खून हो गया है। क्या? केतन का खून हो गया? हाँ, किसी ने उसे गोली मारकर उसकी लाश को छुपाने की कोशिश की, पर वो लाश हमें मिल गई। लेकिन केतन को कोई क्यों मारेगा? यही जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि किसी ने केतन को क्यों मारा। हाँ? अच्छा, जाने से पहले केतन ने किसी को कुछ बोला था? कुछ बताया था? जी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बस काम करते करते अचानक एक दिन चला गया और फिर नहीं आया। किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ गया है। केतन कितने साल से काम कर रहा था यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से काम कर रहा है यहाँ पे। इतने दिन से आया नहीं, तो आप लोगों में से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्यों नहीं आ रहा है? पता करने की कोशिश की थी सर, कई बार फोन भी किया, पर किसी ने उठाया नहीं। अच्छा, अब समझ में आया कि फोन किसी ने उठाया क्यों नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप लोग अपना काम करिए, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। 1 मिनट, आप रुकिए। जी। आप इस केतन के बारे में कुछ और बता सकते हैं? हो या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ? नहीं, और तो उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। हेलो, सीआईडी यहाँ पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले आपके घर में पार्टी हुई थी। ये देखिए, ये आदमी आपकी पार्टी में आया था। ऐसा क्या हुआ आपकी पार्टी में कि आप और आपके दोस्त इस आदमी का पीछा कर रहे थे? ये आदमी मिला आपको? इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मेरे हाथ लग जाइए। क्यों? ऐसा क्या किया था इस आदमी ने? इसे मैंने पहले कभी नहीं मिला था। पार्टी वाले दिन जबरदस्ती मेरे घर घुसा है। जबरदस्ती घर में घुसा है? क्यों? पता नहीं, सीधा अंदर आया और मेरी एक कीमती चीज तोड़ने की कोशिश की और भाग गया। आप चाहे तो मेरे घर आए किसी मेहमान से पूछ सकते हैं। एक अनजान आदमी आपके घर में घुसा और आपकी कीमती चीज तोड़कर भाग गया? हाँ सर, इसलिए तो मैं और मेरे दोस्त उसका पीछा करते हुए गए थे। पता नहीं कहाँ भाग गया। वो कहीं चला नहीं गया मिस्टर, उसका खून हो चुका है। क्या? सर मेरी बात मानिए, मैंने अपनी जिंदगी में इसे पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है। अच्छा, अब कौन सी ऐसी चीज वो आपके घर पे तोड़ने आया था? देखे तो वो कीमती चीज है क्या? मंगर जी साहब, मेरे स्टडी रूम से वो बॉटल ले आना जो वर्कशॉप से अभी बन के आई, जो पार्टी में गिरी थी। ठीक है सर। वर्कशॉप से? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस आदमी ने वो चीज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान के दया से वो चीज बच गई। सिर्फ उसका बाहर का केस टूट गया। बस वही केस अभी बन के आया है। ये लीजिए सर, यही है वो चीज। इतनी छोटी सी बोतल, इस बोतल में ऐसा क्या है जो ये इतनी कीमती है? खून। ये खून है। खून? किसका खून? 1860 1860 के एक महारानी का खून।
एक ऑक्शन में बहुत पैसे देकर खरीदी। किसी के खरीदने पर उस रात पार्टी दी थी मैंने। महारानी का खून। कोई तो वजह होगी जो केतन इसे तोड़ने यहां आया था। मिस्टर रघुवेंद्र, ये बॉटल आप हमें दे दीजिए। हो सकता है केतन की मौत और इस खून का कोई ना कोई संबंध हो। 150 साल पुराना महारानी का खून एक शीशी में मिलने लगा है। क्या जमाना आ गया है। ये गाड़ी ये यहाँ क्या कर रही है? गाड़ी तो रात से यहाँ पे खड़ी है। पहले तो कभी नहीं देखा इसे। ये तो मेरे घर के बाहर खड़ी है। कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? हाँ? तो पीछा कर रहा है तो क्यों? हाँ? ये क्या? क्या? यार साळुंखे, ये रघुविंदर तो कह रहा था कि ये खून 1860 का मतलब 150 साल पुराना किसी महारानी का खून है। लेकिन क्या खून ऐसे शरीर के बाहर इस तरह से बचा के रखा जा सकता है? खून तो सूख जाएगा ना। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। खून को या तो बहुत ही ठंडे तापमान में रख के संभाला जा सकता है या फिर उसमें कोई केमिकल मिला के, नहीं तो खून धीरे धीरे सूखने लगता है। ओह, तो इस खून में ऐसा कुछ खास है कि शीशी को तोड़ने के लिए केतन अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। क्या हुआ, लक्कड़ बग्गे ने काटा गया? किसने काटा? लक्कड़ बग्गे ने। अरे लक्कड़ बग्गे ने नहीं, ये महारानी के खून ने काट लिया है। खुशबू आ रही है खून में से। अरे भाई, खुशबू तो तब आएगी जब ये खून होगा। ये खून है ही नहीं। क्या? हाँ? ये तो क्या कह रहा है साळुंखे? ये खून नहीं है, पानी है, लाल रंग का पानी। लाल रंग का पानी? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये महारानी के खून होने की बात झूठ है? आपका मतलब है नकली खून बेचा है उन लोगों ने मुझे? रघुविंदर जी, ये जो 150 साल पुराना महारानी का खून है ना, ये खून है ही नहीं, बल्कि लाल रंग में मिलाया हुआ पानी है, पानी। ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, एक एक को सजा दिलाऊंगा। हाँ, उन्हें सजा तो मिलेगी ही, पर पता नहीं कितने सालों से ये लोग ऐसा नकली खून बेचते आए हैं लोगों को। सर, उनके ऑफिस को सील कर दिया है और जो सामान वो लोग कहते हैं हजारों साल पुराना है, वो सब भेज दिया है सर फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करने के लिए। भाई, सर, ये है वो ऑक्शन मैनेजर। संदीप, धोखेबाज, लाखों रुपए लेकर ये बेचा तूने मुझे। महारानी का खून कहकर ये लाल रंग बेचा तूने मुझे। तुझे तो मैं रघुवेंद्र जी, सर, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। सर, हमारे यहाँ हर चीज नीलामी में भेजने से पहले अच्छी तरह से देखी जाती है। हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जो बड़े ध्यान से देखते हैं हर चीज को। कहाँ हैं तुम्हारे ये एक्सपर्ट्स जिन्हें दिखाने के खून है या मामूली सा रंग? हाँ? सर, मैंने उन्हें फोन करके बताया ये सब। वो वहाँ ऑक्शन हाउस में पहुंचते ही होंगे। ये जो तुमने इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर रखी हैं, जिन्हें तुम कहते हो कि हजारों साल पुरानी है, ये सारा सामान तुम्हारे पास आता कहाँ से? सर, कुछ सामान तो ऐसे परिवारों से आता है जो अपने पास पुरानी चीजें रखना नहीं चाहते, वो दे देते हैं हमें। और कुछ ऐसे लोग जो पूरी दुनिया घूम के सामान इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, वो हमें बेच देते हैं। तो फिर ये महारानी का नकली खून, ये कहां से खरीदा तुमने? या फिर किसी परिवार ने दिया बेचने के लिए?
ये तो हमें किसी ने बेचा था सर, वही सर जिसने धोखा दिया है। चुप रहो, तुमने बेचा था नहीं, पैसे तुमने लिए थे ना, तो धोखा तुमने ही दिया है। प्लीज आप शांत हो जाइए और आप ये बताइए कि जिस आदमी ने आपको ये शीशी बेची वो है कौन? सर उसका नंबर और पता तो ऑफिस में ही है। ये देखिए। ये कौन है? तुम इसे नहीं पहचानते? कमाल है, ये आदमी अच्छी तरह से जानता था कि इस शीशे में नकली खून है और यही बताने के लिए रघुविंदर जी के घर भी गया था, लेकिन बेचारा बता नहीं पाया। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इसे नहीं जानता। सर, जो सामान हमने फोरेंसिक लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा था, ये रही उसकी रिपोर्ट। संदीप जी, बड़ी खुशी होगी आपको ये पढ़कर, जो पुराना सामान हमने तुम्हारे ऑफिस में से उठाया था उसमें से 21 चीजें नकली है। 21 नकली है? हाँ, नकली। ये सारी चीजें तुम्हारे उन एक्सपर्ट्स ने देखे होंगे ना, है ना? हाँ, एक्सपर्ट्स ने तो देखा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो आप हमें बताइए, धोखा देने के जुर्म में कितने साल की सजा हो सकती है मालूम है आपको? मैं तो बताइए, ये सारी चीजें किस परिवार ने दी थी तुम्हें बेचने के लिए? सर, इसमें से कोई भी सामान किसी परिवार से नहीं है। तो फिर? ये सारी चीजें हमने खरीदी है। तुमने खरीदी थी? तो फिर जिनसे भी ये चीजें खरीदी हैं, उन सबको बुलाओ अपने ऑफिस में और कहो उनसे ये सारी चीजें खरीदने के लिए एक बड़ा खरीदार आया, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। कोई मेरा ही पीछा कर रहा था। सीआईडी ऑफिसर के घर में घुस गए, इतनी हिम्मत। अभिजीत, अभिजीत, आंटी आप? ये बेटा, ये सब क्या है? पता नहीं, लगता है कोई घर में घुस गया था। आपने देखा था क्या आज किसी को आते हुए मेरे घर में? हाँ, कोई आया तो था। अच्छा। पर उसने अजीब सा लंबा सा काला कोट पहन रखा था और उसके सर पे टोपी भी थी। क्या? आपने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, मैं ठीक से नहीं देख सकी बेटा, क्योंकि आंखों पे चश्मा नहीं था। वो क्या है ना कि आज मैंने कुछ पकोड़े बनाए थे और जब तुम्हारे घर के ताले के खुलने की आवाज आई तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं, और उसे देखा। वो कह रहा था कि वो भी सीआईडी में तुम्हारे साथ काम करता है। हा? और तुमने कुछ फाइल लाने के लिए उसे कहा है। ओह, तो उन्हें मालूम है कि मैं सीआईडी में काम करता हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा कर रहा था। सर, मैंने सबको फोन करके बुलाया था, पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंचे वो लोग। क्योंकि वो लोग निकल लिए बेटा, उनको मालूम था कि नकली चीजों को असली बोल के बेचा जा रहा था। अब उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तुमने जिन जिन को फोन किया था? सर जी, जिन डीलर्स को आपने फोन किया था ना, अरे जो नकली माल हमें बेच गए थे, उसमें से एक आदमी यहाँ आया हुआ है। कौन? अरे वही जिसका माल बहुत बिका था। मिलने आया? हाँ। उसे अंदर बुलाओ। अभी बुला दो। कोई होशियारी नहीं, समझे? हाँ, देख रहा हूं यहां से। हाय संदीप जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? अच्छा हूँ। आपको तो मालूम ही होगा, बड़ी ऊंची बोली लगी है आपके सामान की, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। क्या केतन का खून हो गया? हमें भी तो पता चले कितने दाम मिले हैं हमारे सामान के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए ना, अभी 2 मिनट में पता लगेगा। हाँ बैठिए। वैसे
हम हर किसी को अच्छा दाम देते हैं, सामान चाहे कैसा भी हो। सीआईडी? हम हर किसी का हिसाब किताब फौरन चुका देते हैं, किसी का भी बाकी नहीं रखते हैं, जैसे तुम्हारा देने वाले हैं। मुझे कोई सामान नहीं बेचना, आप लोगों को कोई सामान नहीं बेचना मुझे। अरे तुम्हारे दोस्तों ने तो तुम्हें धोखा दे दिया, फंसा के भाग गए वो। उन लोगों ने बताया नहीं तुम्हें कि यहाँ पे सीआईडी इंतजार कर रही है? मेरे पास मत आना, मत आना मेरे पास। गोली चलाएगा? हाँ, गोली चलाएगा मुझ पे? फर्नीचर के दुकान में कीमती चीजों की नकल बना बना के तेरे पर निकल आए। मत आना मेरे पास। कुछ नहीं, गोली छू के निकल गई है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अभी सर, शुरू में तो मुझे लगा था कि ये कोई इत्तेफाक है, लेकिन जब मैं ब्यूरो से बाहर निकला सर, तो मैंने वो गाड़ी फिर से देखी। जी सर। सर और तो और आज तो मेरे घर में घुस आया है। हाँ सर, पूरा तहस नहस कर दिया। लगता है कुछ ढूंढ रहा है सर। नहीं, चेहरा तो नहीं देख पाया सर। एक मिनट सर, ये दया का फोन आ रहा है। शायद वो नीलाम घर में है सर, वहां से फोन कर रहा है। देखते हैं, शायद कुछ पता चला है। हाँ, मैं आपको फोन करता हूँ सर। जी सर। हाँ दया बोलो। क्या? वो फर्नीचर शॉप में काम करने वाले आदमी का नाम नीलाम घर की लिस्ट में? ये कैसे हो सकता है? नहीं, गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। एक काम करो, तुम वहां पे पहुंचो, मैं भी आता हूं। हैं? बस मैं निकला। हाँ, कपड़े फाड़ दिए? लगता है ये मेरे कपड़ों में कुछ ढूंढ रहा है। जो कपड़े मैं पहन के फर्नीचर शॉप में गया था, तो मैंने लॉन्ड्री में भेज दिया है। कहीं उन कपड़ों में तो कुछ नहीं है? अरे गणेश। अरे सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? शाम तक कपड़े आपके पहुंचा देता। नहीं गणेश, जो कपड़े तुम आज सुबह लेके आए हो ना, वो जरा मुझे दिखाना। वो तो धुल भी चुके हैं सर। हाँ दिखाओ जरा। जा साहब के कपड़े लेके आ जल्दी। जी। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं। चाय मंगाओ? नहीं बस कपड़े मंगाओ। चल जल्दी ला। सर, कपड़ों के साथ कुछ आ गया था, मैंने संभाल के रखा है। जरा दिखाओ क्या है। सर ये रहा। उस ड्रॉर में फैक्ट्रीज की लिस्ट है, जरा लेके आओ। यस सर। सर, ये रही फाइल। ये क्या है? अरे ये क्या है, सब कुछ चिपक गया। ये मैग्नेट मैंने रखा था ड्रॉर में, इसकी वजह से ये सब हुआ है। मैग्नेट तो मैंने जेब में डाला था, लेकिन ये चम्मच कहां से आया? वो भी इतना पुराना। अभिजीत, इस मैग्नेट की वजह से ये चम्मच तुम्हारे जैकेट के पॉकेट पर चिपक गया है ना, और फिर इसी चम्मच की वजह से तुम्हारा पीछा भी किया गया। यस, लेकिन कोई मेरा पीछा करता रहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मेरे पीछे से मेरे घर जाके उसने इसे ढूंढने की कोशिश जरूर की है। सर, हो सकता है इसका केस से कुछ लेना देना हो, क्योंकि केतन जिस फर्नीचर शॉप में काम करता था, वहां पे सिर्फ नए फर्नीचर्स मिलते थे।
पेंटिंग, मूर्तियां या फिर इस तरह के एंटीक आइटम नहीं सर। अभिजीत, तुम्हें पूरा यकीन है कि एक चम्मच उस फर्नीचर की दुकान में ही था? यस सर, क्योंकि मैं ब्यूरो से सीधे दुकान गया सर, और दुकान से सीधे घर। ये चम्मच तो सर उस दुकान में ही था। अभिजीत, एक मिनट जरा। हाँ सर, ये चम्मच उस दुकान से ही आया है सर। ये वहां के एक ड्रॉर में था, ये वहीं पे था सर, ये वहीं से आया है। ये चम्मच उसी दुकान से आया है, मगर ये चम्मच वहां उस फर्नीचर की दुकान में कैसे? वैसे तो ये काफी पुराना लगता है। ये केतन उसी फर्नीचर दुकान में काम करता था ना? वो जो केतन के घर से तुम्हें फाइल मिली थी, जरा दिखाओ तो। जी सर। सर, इस फाइल में पुरानी डिजाइन और पुरानी चीजों की कटिंग्स हैं। लेकिन सर, इतना मामूली सा कारपेंटर का इन सब से क्या मतलब हो सकता है? वही तो देखते हैं। सर, ये चम्मच तो, ये तो बिल्कुल वैसा ही है सर। हाँ अभिजीत, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं ये चम्मच नकली तो नहीं? हो सकता है ये चम्मच नकली है, या फिर इसकी नकल करके दूसरा बनाने के लिए ही इस चम्मच को रखा गया। जो कुछ भी है इस फर्नीचर शॉप से ही पता चल जाएगा। हाँ दया, अभिजीत, लगता है शायद हमारे यहाँ आने की खबर पहले से पहुंच चुकी थी। सब के सब यहाँ से भाग गए, दुकान को ऐसे खुला छोड़ के भाग गए। निकल गए हाथ से। विवेक, जरा बाहर देखो, किसी ने आते जाते देखा है क्या इन लोगों को? यस सर। यार, मुझे लगता है यहाँ पे और भी सामान छुपा के रखा है इन लोगों ने। वो चम्मच तो एक छोटी मोटी चीज थी। मुझे लगता है वो सारा नकली सामान यहीं पे बनता है। चम्मच मुझे यहाँ से मिला था। यहाँ पे उस दिन वो चम्मच मैंने यहाँ पे देखा था। मैग्नेट की वजह से मेरे कोट में चिपक गया था वो। कमाल है, लगता है सब गायब कर दिया यहाँ पे। क्या हुआ? इससे पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे, तब भी मैंने इस कारपेट को देखा था और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। क्यों? नहीं, ये कालीन, ये मॉडर्न फर्नीचर बनाने वाले दुकान के बीचों बीच में ये पुराना कालीन क्या कर रहा है? और ये ऐसे ही रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं है। देखो, लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। देखते हैं। हटाया कालीन और निकला दरवाजा। ये तो खुलजा सिमसिम हो गया दया। यहाँ पे खड़ा या छुपा है, चुपचाप हाथ ऊपर करके बाहर निकलो। सुना? ये देखा? सब नकली सामान है। नकली सामान बनाने का कारखाना है ये दया। ये देखो,
ऊपर दुकान, नीचे नकली स्थान। पुरानी पुरानी बेशकीमती चीजों की नकल की जा रही है यहाँ पे। लोग हजारों करोड़ों रुपए देते हैं ये 100-100, 200 रुपए की चीजों के, हैं? और जिन असली चीजों की नकल की जा रही है वो भी तो कहीं से चुराई गई है। सर इन्होंने सबको भागते हुए देखा था सर। बाजू वाली दुकान इनकी है। अच्छा, आपको मालूम है कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए तो मालूम नहीं सर, जल्दी जल्दी में भागते हुए देखा मैंने, और एक बड़ी सी गाड़ी आई थी उन्हें लेने के लिए। गाड़ी में जो आदमी था दिखा वो? हाँ सर, मैंने पहले कई बार उसे यहाँ आते जाते देखा है। अच्छा, दिखने में कैसा था वो? दिखने में लंबा सा था और काफ़ी अमीर सा दिखता था। और हाँ सर, वो किसी केमिकल प्लांट्स के बारे में बात कर रहा था। केमिकल प्लांट? हम कब तक छुपते रहेंगे? हम ये शहर छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते? ये खून पहले भी कर चुके हैं हम लोग। सीआईडी हमें चारों तरफ ढूंढ रही होगी। शहर से भाग के जाना नामुमकिन है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, सीआईडी वालों को मुझ पर कोई शक नहीं है। वैसे भी यहां पर सीआईडी वाले नहीं पहुंच सकेंगे। और हाँ, बाकी जो कुछ भी करना है वो ये बताएंगे। रघुविंदर सेठ, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। उस सीआईडी वाले, उन लोगों को हमारे घोटाले के बारे में सब कुछ पता चल गया। अरे अरे, हमारे घोटाले के बारे में नहीं, सीआईडी को सिर्फ तुम्हारे घोटाले के बारे में मालूम। मेरा हिमांशु के बारे में कुछ नहीं मालूम। मतलब आप हमें फंसा देंगे? भाई देखो भाई लोगों, अब तुम लोगों का काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम लोगों को मरना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, है? ये सब केतन की वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी उसे उछल उछल कर पार्टनर बनने के सपने देखने की? खुद तो मरा ही मरा, तुम सब लोगों की खबर भी खुद के गया हो। ओहो, तो यहां पे शिकार खुद शिकारी निकला। मिस्टर रघुवेंद्र, अपनी कहानी तो खुद सुनाएगा या मैं अपनी तरीके से तेरा मुंह खुलवाऊं? हाँ? बताता हूँ। मैं केतन को मारना नहीं चाहता था, मगर हमारा बिजनेस बर्बाद करने पे तुला हुआ था। बिजनेस? धोखाधड़ी को बिजनेस बोलते हो तुम? फर्नीचर की दुकान के नीचे नकली सामान बनाते थे ना? हाँ। खून की एक छोटी सी शीशी के पीछे केतन का खून कर दिया। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि वो कोई खून वून नहीं है, सिर्फ लाल रंग है। लेकिन मैं उसे खरीद के उसका कीमत बढ़ाना चाहता था, क्योंकि मैं दोबारा उसे बेचूं तो उसको मुझे दुगना दाम मिले। और एक खरीदार भी मिल गया था, इसीलिए पार्टी रखी थी ना उस रात तुम लोगों ने। हाँ, जैसे मैं वो खून की शीशी बेचने वाला था, न जाने केतन कहां से आ गया और उसने वो खून की शीशी गिरा दी। और तो और मुझे धमकी देने लगा कि वो सबको बता देगा कि वो शीशी नकली है, और उसका मुंह बंद करने के लिए उसका खून कर। हाँ, मैंने और मेरे दोस्त रघुवेंद्र ने उसका पीछा किया और उसे मार दिया। वाह, क्या दोस्ती है! ये दोस्ती तो हम लोग भी नहीं तोड़ेंगे। साथ साथ भेजेंगे दोनों को जेल, और साथ साथ मिलेगी दोनों को फांसी। अभी तो याद है हम लोग ऐसे एक शिमला में रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहां पे एक ऐसी पति पत्नी बैठे हुए थे।
रहे थे एक दूसरे से। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। मैं भी गिर गई थी चेयर से। क्या हुआ दीपक? पता नहीं यार, अचानक गले में दर्द सा उठ रहा है। क्या हो रहा है गले में? कैसा दर्द हो रहा है? दीपक, दीपक, क्या हो? कोई है? प्लीज हेल्प! मैनेजर, मैनेजर, प्लीज समबडी हेल्प, प्लीज हेल्प! दीपक क्या हो रहा है? दीपक क्या हुआ मैडम? यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर है? ये तो मुझे मालूम है। क्या इन्हें पहले से कोई बीमारी है? नहीं, इनको कोई बीमारी नहीं थी। अभी सूप पीते पीते अचानक ऐसा होने लगा। प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी, प्लीज। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज समबडी हेल्प! दीपक, 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 इधर आ। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, सर और मैडम सूप पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक जब मैं उधर से आया तो देखा सर नीचे गिरे हुए हैं और मैडम चिल्ला रही है। फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इनकी मौत हो गई थी सर। यहाँ बैठकर सूप पी रहे थे? जी। कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं खिलाया? सर ऐसा क्यों करेंगे सर? हम ऐसा करने से तो हम खुद फंस जाएंगे, और हमारे रेस्टोरेंट में कौन आएगा ऐसे? तो अभी पता चल जाएगा जब हमारे फोरेंसिक सर्जन आएंगे, समझे? सर आप तो खामखा हम पर शक कर रहे हैं। खामखा शक नहीं कर रहा हूँ। इस आदमी की मौत हुई है तुम्हारे होटल में खाना खाते हुए, समझे? मैं कह चुका हूँ ये खाना नहीं सूप पी रहे थे। हाँ सूप ही सही, मगर यहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही खा रहे थे ना? क्यों? उन्होंने जो सूप पिया था वो इन्होंने भी पिया था सर, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मैडम ने भी वही सूप पिया? जी। देखते हैं। देखिए, संभालिए अपने आप को। क्या क्या हुआ था यहाँ पर, बताइए जरा। हम लोग तो यहाँ पर सूप पीते पीते हंसी मजाक कर रहे थे और फिर सडनली दीपक के गले में खराश होने लगी। एक मिनट, क्या कहा आपने? दीपक के गले में खराश हो रही थी? जी। और फिर उसके बाद दीपक का दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी। गले में खराश हो गई और फिर दम घुटने लगा, फिर? और सडनली दीपक यहाँ पे गिर गया और उनकी मौत हो गई। क्या हुआ? कविता जी क्या हुआ? कविता, 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 क्या हो रहा है? कविता, कविता, सर, इसकी धड़कनें तो बंद हो गई हैं। अरे ऐसे अचानक? हाँ बस। अरे ये क्या? यार सालुंखे, हाँ। एक के बदले दो मौतें हुई है यहाँ पर। दो? यहाँ पहले ये और फिर ये मैडम अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मेरे साथ बातें कर रही थी, गिर गई। अच्छा? सूप पी रहे थे यहाँ इस टेबल पर बैठ के। मैं चेक करता हूँ। हाँ देखो। तुम्हें लगता है सूप में कुछ था? बिल्कुल, सूप में जरूर कुछ ना कुछ तो था, क्योंकि मरने से पहले इसके गले में खराश हो गई और फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही।
फिर इसकी मौत हो गई। और ये मैडम मेरे सामने अपना पेट पकड़कर गिर गई। ऐसे पेट पकड़ रही थी जैसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। बस तुम्हारा शक सही है, शायद इनकी मौत जहर की वजह से ही हुई है। जहर? सुन लिया? जहर? हाँ जहर। सर हम अपने ही खाने में जहर क्यों मिलाएंगे? एक मिनट, सूप पी रहा था ना ये? जी। वो सूप फेंक तो नहीं दिया तुमने? नहीं, हमने हाथ भी नहीं लगाया, यहीं पर रखा हुआ है। अच्छा किया है, मैं चेक करता हूँ बॉस। सब लोग जरा पीछे हटिए। यही सूप था ना? ये देखो बॉस, सूप में 100% जहर है। क्यों? सर यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, वो भी यही खाना खा रहे हैं, लेकिन इनमें से तो किसी को कुछ नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल करो और टेबल पे जितना भी खाने पीने का सामान पड़ा है हटाओ यहाँ से, उससे पहले कि किसी और की मौत हो जाए। सचिन, रेस्टोरेंट का जितना भी स्टाफ है सबको एक जगह इकट्ठा करो और रेस्टोरेंट से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। तुम्हारा किचन का आइए। चलिए प्लीज 1 मिनट, सब काम छोड़ दीजिए, सब खाना छोड़ो और इस तरफ एक तरफ आ जाओ। आइए आइए आइए, चलिए जल्दी प्लीज, चलिए चलिए। सोलंके लग जा काम। विवेक संभाल के लेना स्ट्रेचर इलाज। संभाल के आराम से संभाल के प्लीज। बॉस, इनमें तो किसी में भी जहर नहीं है। किसी में भी नहीं है? ये तो वही सूप है ना? हाँ, तो इसमें भी जहर नहीं है। सूप तो वही है लेकिन जहर नहीं है। इसमें भी जहर नहीं है ना? अच्छा, ये यहाँ पर सूप कौन बनाता है? सर मैं बनाता हूँ। जरा यहाँ आइए, बताओ ये सूप किसने बनाया था? सर मैंने बनाया था। ये 6-7 लोगों के लिए सूप एक साथ मैं बनाता हूँ सर। अच्छा, और सूप किचन से कस्टमर के टेबल तक कौन लेके जाता है? वेटर ही लेके जाता है ना? जी जी। कौन लेकर गया था ये सूप, मैनेजर साहब? सर मेरे ख्याल से हरपेश। हरपेश? आप में से हरपेश कौन है? मैं हूँ हरपेश। तुमने वो सूप लाया था? जी सर। और उसमें जहर भी मिलाया? नहीं सर। चुप, सच सच बताओ, सच सच बताओ, वरना। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जहर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? ये सूप तो तुम ही लेके आए थे ना? सर ये काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता। चुप रहो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर कहां से आया था? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। लेकिन अगर किचन से तुम सूप लेके आए तो बीच में किसी से मिले थे तुम, या किसी कारण से किसी और को सूप दिया तुमने? जब मैं सूप लेने किचन में गया तो वहां पर शेफ नहीं था, मैंने खुद ही बाउल में सूप डाल लिया। अच्छा ठीक है, अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो किचन से यहाँ तक आते समय तुम किसी से मिले थे या टकराए थे? याद करो। सर हाँ सर, रास्ते में एक आदमी से टकराया था मैं। टकराए थे? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर उसके ऊपर सूप गिर गया था सर। हाँ तो? सर मैं पास के टेबल पर सूप रख के नैपकिन लेने के लिए अंदर भागा, पर जब तक वापस आया तब तक वो आदमी जा चुका था। जानते हो उस आदमी को? नहीं सर। चेहरा याद है तुम्हें? नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। सर अगर वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आया था तो शायद उसने यहाँ पे खाना खाया होगा, और अगर उसने खाना खाया होगा तो उस खाने का बिल जरूर बना होगा। अच्छा, आपके पास खाने के बिल की दूसरी कॉपी तो होगी ना? जी सर। तो बिल की सारी कॉपीज हमें चाहिए, समझे? ओके सर। सचिन
दीपक की बॉडी पर से कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला कि वो क्या करता है, कौन है, हैं? हाँ सर, ये दीपक का ड्राइविंग लाइसेंस है। काजल, दीपक और कविता के सेल फोन पर जो फोन्स आए थे और जो फोन उन्होंने किए, उन सब की लिस्ट बनाओ। इस दीपक के घर जाकर देखना चाहिए। जी कहिए। नौकर ने बताया कि आप लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? देखिए, हम दीपक और कविता के बारे में आपसे बात करने आए हैं। भैया भाभी? पर वो तो घर पे नहीं है। हमें पता है आपकी भैया भाभी घर पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर। आप हितेश? हितेश दीपक के भाई हो ना? जी। क्या बात है सर? देखो हितेश, तुम्हारी भैया भाभी की, मेरा मतलब है दीपक और कविता की मौत हो गई है। क्या? भैया और भाभी? ये नहीं हो सकता सर। देखिए, संभालिए अपने आप को, संभालिए। ये सब कैसे हो गया सर? किसी ने उन दोनों को रेस्टोरेंट में जहर दे दिया। रेस्टोरेंट में? लेकिन उनको जहर कौन देगा सर? क्या एक बात बता सकते हो, तुम्हारे भैया भाभी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, भैया तो अपने काम काज में लगे रहते थे। और भाभी इतनी प्यारी थी भाभी, कोई उनका दुश्मन क्यों होगा? अच्छा, क्या उन दोनों को कोई परेशानी थी? ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सर, कुछ दिन पहले ऑफिस के बाहर पार्किंग लॉट पे भैया फिसल कर गिर गए थे और उनके सर पे चोट आई थी। मगर हितेश, जब हमें तुम्हारे भैया की लाश मिली तो उसके सिर पर कोई भी चोट नहीं थी। जरा सी चोट थी सर, अब तक तो भर गई होती। हाँ, आई एम सॉरी। देखो, अपना ख्याल रखना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मदद लगे, तो हमें फोन कर देना। जी सर। रेस्टोरेंट में सूप लेकर आने वाले वेटर से जो आदमी टकराया था, उसी ने उस सूप में जहर मिलाया है, क्योंकि ये सब करने के लिए सिर्फ उसी आदमी को मौका था। ओके, थैंक्स सर। हाँ सचिन। सर, जिन जिन लोगों ने रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, उनमें दीपक की वाइफ कविता का नाम भी है सर। क्या? कविता का भी नाम है? अरे लेकिन कविता की मौत तो बिल पेमेंट करने से पहले ही हो गई थी ना, फिर कैसा बिल पे किया उसने और किसके लिए? सचिन, देखो जरा बिल में, देखो किस चीज के पैसे भरे थे कविता ने। सर, ये सैंडविच और जूस के। क्या? सैंडविच और जूस? लेकिन सर, दीपक और कविता ने सिर्फ सूप ही पिया था। अगर कविता को बिल देना ही था तो वो सूप का देती, किसी और का खाया हुआ सैंडविच और जूस का बिल वो क्या देती सर? वही तो फ्रेडी, वही तो, किसी और ने खाए हुए चीजों के पैसे कविता ने क्यों भरे? सर, हो सकता है वहां पे कोई और ऐसा आदमी था जिसे कविता जानती थी। बिल्कुल सर। हाँ, क्या पता चला? सर, मरने से थोड़ी देर पहले कविता को एक फोन आया था। फोन आया था? कहां से, किसका फोन था, कुछ पता लगा है तुमने? हाँ सर, जिस नंबर से फोन आया था वो फोन बंद है। जिस नंबर से कविता को फोन आया था वो फोन बंद है। फोन बंद है। हमें फिर से उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। एक बात बताओ, जब दीपक और कविता इस टेबल पर बैठी थी तो क्या बीच में उन दोनों में से कोई टेबल छोड़कर कहीं गया था? देखा आप लोगों ने कुछ? सर, जब मैं सूप देने आया तब मैडम का फोन आया था उसी समय। कविता मैडम को फोन आया था? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर वो फोन पर बात करने के लिए उठकर थोड़ी आगे चली गई। फोन पर बात करने के लिए आगे चली गई? तो तुमने कुछ सुना? कुछ सुना फोन पर? क्या बातें हो रही थी? कानों पर कुछ पड़ा तुम्हारे? नहीं सर, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रही हैं। ढूंढ रही है? जी सर। क्या ढूंढ रही होगी सर? सचिन, पता चल जाएगा किसको ढूंढ रही थी। लेकिन एक बात है, कविता जब फोन पर बात करते करते आगे निकल गई, तभी उसी दौरान कविता ने उस आदमी का भी बिल भर दिया, उस आदमी का जिसके साथ ये वेटर टकराया था।
अब जल्दी से जल्दी पता लगाओ कविता को आखिरी फोन किसका आया था, किसका फोन है। हाँ साळुंखे, क्या? साळुंखे, क्या नया चक्कर है? दीपक के खोपड़ी का एक्सरे देखने के लिए तूने मुझे बुलाया? बॉस, मैंने इसकी बॉडी का स्कैन किया। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाला। देखो क्या मिला है। माय गॉड साळुंखे, यार अब तक तो हम ये समझ रहे थे कि दीपक की मौत जहर से मरा है। हाँ, लेकिन ये देखो बॉस, खोपड़ी में तो गोली अटकी हुई है। हाँ मगर साळुंखे, रेस्टोरेंट में तो कोई गोली चला ही नहीं सकता इस पर। वहां पर इतने सारे लोग थे और फिर कितना सारा खून भी बह जाता। हाँ सर, अगर ऐसा हुआ होता तो वहां तो हंगामा हो जाता। एक बात और बॉस, ये गोली इसकी खोपड़ी में काफी समय से, काफी टाइम से इसके खोपड़ी में अटक गई है गोली, और उसने निकालने की कोशिश भी नहीं की। पहली बार इस तरह का केस सुना है मैंने कि आदमी की खोपड़ी में गोली है और वो गोली लिए इधर उधर घूम रहा है। वही तो, इसीलिए दीपक की मौत हो गई। अगर ये गोली निकलवा लेता तो शायद ये बच जाता। देखो बॉस, गोली इसकी खोपड़ी में काफी समय से थी, और जैसे जैसे सर के जख्म भरते गए, गोली सर के अंदर और गहरे जाती गई। उस दिन जब ये उस रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सूप पी रहा था, इसकी खोपड़ी में फंसी हुई गोली एक नस पे जाकर के टकराई। नस फट गई और अचानक इसकी मौत हो गई। संकेत, तुम्हारे कहने का मतलब है कि दीपक की मौत गोली लगने से हुई? हाँ। और फिर वो जहर था, दोनों सूप में जहर था। लेकिन बॉस, जहर से सिर्फ कविता की मौत हुई है, दीपक की मौत इस गोली से हुई। सो हितेश ने हमें बताया था कि एक दिन अचानक दीपक अपने ऑफिस के बाहर फिसलकर गिर गया था। हो सकता है सर, उसी समय किसी ने गोली मारी हो उसे। हाँ, हो सकता है। बेचारा कितना तड़पा होगा जब इसे गोली लगी। अच्छा होता कि ये जहर के असर से ही मर जाता। सर, हाँ। सर, मैंने 2 बार चेक किया, टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। कविता के सूप से मिला जहर और दीपक के सूप से मिला जहर, दोनों जहर अलग अलग है। अलग अलग है? दोनों जहर अलग अलग? दीपक और कविता को अलग अलग जहर दिया गया? ये तो कमाल है सर। जहर भरा सूप पिया दोनों ने, लेकिन जहर से मौत हुई सिर्फ कविता की, और दीपक गोली लगने से मर गया। कोई तो है सर जो पति पत्नी दोनों को खत्म करना चाहता था। सर, पता चल गया है, कविता को वो फोन अंधेरी ईस्ट की एक जगह से किया गया था। अंधेरी ईस्ट की एक जगह से आया था? या। काम करो विवेक, तुम और दया उस पते पर जाओ और देखो, तब तक हम इस गोली के बारे में पता लगाते हैं। तो लगता है ये ऑफिस दीपक का ही है सर। वॉचमैन से पूछते। इधर आइए भाई साहब। जी साहब। ये बताइए कि ये ऑफिस दीपक साहब का ही है ना? हाँ साहब, बहुत अच्छे आदमी थे साहब। कुछ दिन पहले उनके सर में चोट आई थी, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? हाँ साहब। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन साहब दीपक साहब वहाँ कार पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने जा रहे थे कि अचानक फिसल कर गिर गए और उनके सर में चोट आई साहब। वहां पर पार्किंग लॉट में जब वो अपनी गाड़ी लेने गए? अच्छा ये बताओ, जब ये सब हुआ तब उनके साथ कोई था? उस वक्त साहब वहाँ और कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? तो दीपक साहब दर्द के मारे तड़प रहे थे। मैं भाग कर गया उनकी मदद के लिए, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठ चुके थे और फिर निकल गए। उसी हालत में वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए? जी साहब। साहब, मैडम आ गए। मैडम, ये लोग दीपक साहब के बारे में पूछताछ कर रही है। जी कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से। और आप? मैं स्वाति, दीपक सर की सेक्रेटरी। ओह, तो आप दीपक की सेक्रेटरी हैं? बड़ी जरा वॉचमैन को। देखिए स्वाति जी, शायद आपको पता नहीं होगा, मगर दीपक और कविता दोनों का खून हुआ है। क्या? खून? जी हाँ, खून हुआ है। खून हुआ है?
संभालो अपने आप को। स्वाति, दीपक और कविता के खूनी तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करो। पूछिए, क्या पूछना है? स्वाति जी, ये बताइए, क्या बिजनेस को लेकर दीपक की किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, कुछ जानते हो तुम उसके बारे में? ये कोई बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी। बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी? तो फिर क्या था? मैं जानती हूँ ये किसने किया है। मैं जानती हूँ उस आदमी को। कौन है वो? किसने किया है? वो कविता मैडम का भाई मानिक है। ये उसी का काम हो सकता है। कविता का भाई मानिक? इस मानिक ने ये खून करवा है? हाँ, मानिक ने दीपक सर से बहुत सारे पैसे मांगे थे, पर दीपक सर ने साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर उनके बहुत झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि मानिक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो घूम फिर के ये सारा मामला पैसों का ही है। सर, अगर कविता के भाई मानिक की दीपक के साथ लड़ाई हुई थी, तो फिर दीपक के भाई हितेश ने हमें एक बार भी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये तो हितेश ही बता सकता है। काजल, स्वाति को छोड़ कर आओ। यस सर। आइए आप। सचिन, ये दीपक पार्किंग लॉट में फिसल कर गिरा था ना? पार्किंग लॉट चलकर देखते हैं। सचिन, इस पार्किंग लॉट को अच्छी तरह से देखो, एक एक कोना छान मारो, एक एक इंच को सूंघो, हैं? अच्छी तरह से देखो। जाओ, फैल जाओ। खून सूखा हुआ। सचिन, कैसा? जल्दी आओ। ये देखो, ये खून देखो सचिन। ये तो सूखा हुआ है। सूखा हुआ खून। तो इसका मतलब है कि दीपक को वाकई गोली यहीं मारी गई है। पर कहां से? काम करो, ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक इंच को सूंघो। फिर से कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा अगर दीपक को गोली यहां पर मारी है। ढूंढो अच्छी तरह से। सर, आप रेडी? यहाँ ही है सर। क्या? ये देखिए सर, ये निशान देखिए। क्या क्या हो सकता है? एक मिनट, अगर ये खून दीपक का है तो फिर वो निशान, ये निशान भी दीपक के लिए ही बनवाया गया, दीपक के लिए ही। तो मतलब सर? काजल, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि खूनी जानता था कि दीपक यहीं पर खड़ा होगा, यहीं पर। पर कहां से चलाई होगी गोली उसने? अगर दीपक वहां पर खड़ा था क्या है? गॉड, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसे वहां पर। इसका क्या मतलब हो सकता है? ओह, सचिन, ये देखो, ये वैसा ही निशान जैसा उस पिलर पे है। ये निशान खूनी का है। रेडी? हाँ सर। जरा पीछे होके खड़े हो जाओ। ये सर। बिल्कुल ऐसे समझो कि तुम अपनी गाड़ी के पास में खड़े हो। ऐसा खड़ा रहूं? हाँ, दरवाजे के पास। ओके सर। खूनी ने गोली यहां से चलाई है। इसका मतलब एक ही है कि दीपक की गाड़ी यहां इस पार्किंग लॉट में खड़ी होती थी हर रोज, और यहां पर खड़ा होता था वो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए और गाड़ी से बाहर आने के लिए। और ये बात खूनी जानता था। हाँ अभी सर, इस तरफ। ठीक है, मिल गया, पहुंच गए। थैंक्स। सब हो रहा सर। पहले माले पे तीसरा दरवाजा। कविता को जिस नंबर से फोन आया था रेस्टोरेंट में, वही है सर। फोन पे बात करने के बाद फौरन कविता की मौत हो गई थी। हो सकता है शायद
तो फोन किसी जरूरी काम से किया गया हो। सर आ गए? क्या हुआ? ये देखिए सर, दीपक की फोटो छुपा के रखी थी। दीपक की फोटो यहाँ पे? पीछे दीपक का एड्रेस भी लिखा हुआ है। सर खून दीपक और कविता दोनों का हुआ है, लेकिन सिर्फ दीपक की फोटो यहाँ पे छुपा के क्यों रखी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कविता ने मरने से पहले जिस आदमी से फोन पे बात की थी, उस आदमी के घर पे इस दीपक का फोटो छुपा के रखा हुआ है। जरा ढूंढो, कुछ और मिलता है। नक्शा? ओहो, ये देखो, ये बोर्ड पे खाना डिलाइट लिखा हुआ है। खाना डिलाइट तो उसी रेस्टोरेंट का नाम है जहां पे दीपक और कविता खाना खा रहे थे। मतलब साफ है, मरने से पहले कविता ने इस आदमी को वहां उस रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा होगा। हाँ सर, मगर क्यों? फायदा नहीं है। कहां तक भागेगा तू? हाँ? कहां तक भागेगा? साहब, हाँ साहब, कविता जी ने मुझे दिए थे 1 लाख रुपए दीपक को मारने के लिए। अच्छा, तो तुमने दीपक को उसके ऑफिस के बाहर गोली मारी है? हाँ साहब। मगर दीपक मरा नहीं। गोली से नहीं मरा तो तुमने उसके सूप में जहर डाल दिया है? हाँ। और कविता, उसने तो तुम्हें पैसे दिए थे ना, उसे क्यों मारा तुमने? क्या कविता जी मर गई? हाँ, कविता जी मर गई। उनके सूप में भी जहर डाला था तुमने। लेकिन साहब, मैंने तो एक ही बॉल में जहर डाला था। बड़ा बोला है बेचारा सर। सामने 2-2 बॉल पड़े थे, मगर इसने एक ही बॉल में जहर मिलाया। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम था कि दीपक उसी बॉल में सूप पीने वाला था? हाँ? कविता भी तो थी वहां पे। साहब, मैंने उसी वक्त कविता जी को फोन किया था ये बताने के लिए कि मैंने किस वाले बॉल में जहर डाला है। फ्रेडी, ले जाओ साहब। नहीं साहब, मैंने कविता जी को नहीं मारा है साहब। साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरा विश्वास करो साहब। ये तो कह रहा था कि इसने एक ही बॉल में जहर मिलाया, तो फिर कविता को जहर किसने दिया? वही तो, कविता को जहर किसने दिया? दोनों बॉल में जहर था, मगर अलग अलग जहर। और कविता दीपक को मारना चाहती थी, तो फिर कविता को कौन मारना चाहता था? आपने मुझे बुलाया सर? आओ। क्या बात है सर? क्या बात है? तुमने हमें कविता के भाई मानिक के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया हमसे? मानिक? ओ मानिक सर, मेरे वो ध्यान में नहीं रहा। कुछ हो गया है क्या सर? जब हम दीपक के ऑफिस में पूछताछ करने गए थे, तब स्वाति ने हमें बताया कि मानिक और दीपक दोनों के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। स्वाति ने आपसे बताया सर? हाँ, स्वाति ने बताया। किस लिए पैसे चाहिए थे मानिक को? सर भिखारी था सर वो, कमाई वमाई तो कुछ थी नहीं उसकी। लेकिन जब से कविता भाभी हमारे घर पर आए थे, उसे लगा उसकी लॉटरी निकल गई,
लेकिन जब कविता भाभी ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो दीपक भैया से पैसे मांगने लगा, और जब दीपक भैया ने भी मना कर दिया तो वो भिखारी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। मानिक, इस मानिक से मिलना पड़ेगा। हितेश ने जो फोन नंबर दिया था उस नंबर से इस घर का पता ढूंढ के निकाला है। सर मानिक दरवाजा नहीं खोल रहा है, शायद वो घर के अंदर नहीं होगा। पर यह भी तो हो सकता है कि हमारे डर से अंदर चुप के बैठा हूं। देखते हैं। मानिक, 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 मानिक बाहर निकलो। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मानिक बाहर निकलो, मुझे मालूम है तुम कहां। बाहर निकलो मानिक। विवेक सर, ये तो मर गया। सर शरीर पे कोई घाव भी नहीं है। तो फिर मरा कैसे है? कुछ तो हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। विवेक, घर को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। विवेक, विवेक, ये देखिए। ओह, लिपस्टिक का निशान। मतलब हमारे यहां आने से पहले मानिक से कोई लड़की मिलने आई थी। बिल के पेपर्स? दीपक के बिल के पेपर्स? मानिक के घर में क्या कर रहे हैं? अब ये क्या नया चक्कर है? विवेक, लाश के साथ साथ इन ग्लासेस को भी फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। सर, कविता और दीपक की मौत अलग अलग जहर से हुई है। हाँ वो तो मालूम है इन्हें। मगर मानिक की मौत जिस जहर से हुई है वो जहर, और जो जहर कविता को दिया गया है, दोनों मिलते हैं। अच्छा, बहुत सुना। क्या कहा था उनके? मानिक की और कविता की मौत एक ही किस्म के जहर से हुई है। क्या? हाँ। कविता और मानिक दोनों को एक ही किस्म का जहर दिया गया? एग्जैक्टली। तो कहीं दोनों का खून एक ही आदमी ने तो नहीं किया? और सर, दोनों को दिया गया जहर एक बहुत ही खास किस्म का जहर है। खास किस्म का जहर? मतलब क्या ये जहर आसानी से नहीं मिलता क्या? हाँ सर, ये जहर बहुत ही खास किस्म के सांप के जहर जैसा है, जो काफी कम जगहों पर पाया जाता है। सांप का जहर? जी। और सर वो फोटो के निशान का क्या हुआ?
उससे कुछ मिला? हाँ काजल, वो चेक कर रहे हैं। ये होठों की निशान किसके डॉक्टर साहब, पता चला? यार फ्रेडी बता ना, चेक कर रहे हैं अभी भाई। डैम इट, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्या हुआ सर? पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सचिन, हितेश और स्वाति को ब्यूरो बुलाओ। यह है दीपक का वसीयतनामा। ये पेपर्स जो हमें माणिक के घर से मिले। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि दीपक ने अपनी सारी जायदाद किसके नाम पर की होगी। जी, दीपक भैया ने तो सारी जायदाद कविता भाभी के नाम की थी। अच्छा, आपको पूरा यकीन है कि कविता के नाम पे ही की थी जायदाद? जी सर। वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा अपने सेक्रेटरी यानी स्वाति के नाम पे। सारा पैसा मेरे नाम? जी। सारा पैसा? ये कैसे हो सकता है सर? ये नहीं हो सकता सर। मैं बस वहाँ काम करती थी, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्ही ने भैया को बहला फुसलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी है। हितेश, व्हाट आर यू सेइंग? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सच है, और तुम्हारी वजह से भैया और भाभी के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, क्योंकि भाभी को लगता था कि तुम्हारे और भैया के बीच में अफेयर चल रहा है। ये झूठ है सर, ये सरासर झूठ है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो जल्दी पता चल जाएगा स्वाति जी। माणिक के घर में से हमें एक ग्लास मिला है, उस पर किसी के होठों के निशान भी है, लिपस्टिक के निशान। इसलिए हमें तुम्हारे होठों के निशान चाहिए। चलो चलो लगाओ अपने होठ इस ग्लास के ऊपर। होठ? हाँ होठ। कम ऑन, चलो। अभी पता चल जाएगा कि वो पहले वाले होठों के निशान और ये निशान एक है कि नहीं। ये देखो बॉस, ये पहले वाले होठों के निशान है। अब ये नहीं, बस इस ग्लास पर तो स्वाति के होठों के निशान नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब यकीन हो गया आपको? मतलब स्वाति ने माणिक का खून नहीं किया? नहीं, लगता तो यही है। सर, इसका मतलब यह है कि इस प्लान में कोई और औरत शामिल है। सॉरी स्वाति जी, हमने आपको तकलीफ दी। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अगर स्वाति ने खून नहीं किया तो फिर किसने किया होगा? ये जो कोई भी है तो एक औरत ही। काजल, आदमी थोड़ी ना लिपस्टिक लगाएगा। सर, ये केस जहां से शुरू हुआ था घूम फिर के वहीं पे आ गया ना। नहीं सचिन, ऐसी बात नहीं। ग्लास पर जो होठों के निशान हैं उन्हें अभी मैंने छोड़ा नहीं है। काम अभी चालू है बॉस, थोड़ी देर में। ट्रस्ट है ना? हाँ, डीएनए रिपोर्ट। हाँ जी। व्हाट? Oh really? Okay. Anyways, thank you very much. Yeah, bye. बॉस, डीएनए रिपोर्ट। माणिक के घर से ये जो ग्लास आपको मिला है, इस पर जो ये फोटो के निशान हैं, ये हमारे डीएनए रिकॉर्ड में नहीं है। पर दूसरी चौंकाने वाली बात ये है कि ये होठों के निशान एक औरत के नहीं है बल्कि एक आदमी के हैं। देखा फ्रेडी सर, लिपस्टिक एक आदमी ने ही लगाई हुई थी। किसी आदमी ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके होठों के निशान इस ग्लास पर आ गए। क्यों? क्या वो आदमी स्वाति को फंसाना चाहता था या फिर हमें गुमराह करना चाहता था? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? घर पर नहीं है क्या? स्वाति? स्वाति कहां? अचानक कहां गायब हो गई है? सर, शायद खूनी यहाँ पे आया होगा। फ्रेडी, अगर खूनी यहां पर आया होगा तो जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़कर गया होगा। तो ढूंढो, इस घर का एक एक कोना ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या। पॉइजन?
सर। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ फ्रेडी? सर, जहर की बोतल मिली है, बेड के पास पड़ी हुई थी। जहर की बोतल बेड के पास? ये जहर की बोतल स्वाति के घर में कैसे? स्वाति के घर में कैसे? तो ये वो जहर तो नहीं जिससे कविता और दीपक का खून हो गया? मतलब स्वाति कविता और दीपक के खून में मिली हुई है? बिल्कुल काजल, ये जरूर मिली हुई है। और उसे पता था कि हम उस पर शक कर रहे हैं, इसीलिए वो यहां से भाग गई है। लेकिन कहां गई होगी? उस ग्लास पर जो लिपस्टिक के निशान मिले वो किसी आदमी के थे ना। ये जरूर स्वाति उस लिपस्टिक वाले आदमी के पास ही गई होगी। लिपस्टिक वाले आदमी के पास। लेट्स गो। कंग्रेचुलेशन, हमारा प्लान कामयाब हो गया। सीआईडी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ और तुम भी उनके हाथों से साफ बच निकले। हमने तो सीआईडी को ही उल्लू बना दिया। सीआईडी का नाम सुनकर बड़े बड़े गुनहगारों के हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। और तुम हमें उल्लू बनाने चली थी? सीआईडी? तुम्हारा बाप सीआईडी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तुमने? बहुत जाती है। हाँ चल चल यहाँ। कुछ नहीं किया तुमने? हितेश के साथ मिलकर ये खून नहीं किया तुमने? बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुम दोनों ने। कौन सा प्लान की बात कर रहे हैं आप? कौन से प्लान की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तुम दीपक के सौतेले भाई हो ना? हाँ या ना? हाँ सर। दीपक की प्रॉपर्टी पर तुम्हारी नजर गड़ी थी और एक दिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि कविता अपने पति दीपक का खून करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने वाली है, तो तुमने इस बात का फायदा उठाना सोचा और अपनी दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति के जरिए दीपक के कान भरना शुरू कर दिया। स्वाति की बातों में आकर दीपक एक दिन तैयार हो गया अपनी पत्नी कविता का खून करने के लिए। तो तुमने सोचा कि अगर कविता मर गई तो फिर दीपक को तुम खलास कर दोगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लोगे, है ना? हाँ सर। हाँ, और तुम्हारी बातों में आकर दीपक ने रेस्टोरेंट में कविता के सूप में जहर मिला दिया। कविता को तो सजा मिलनी ही थी, सारा पैसा लूटना चाहती थी वो। अच्छा वो मर गई। अच्छा, एक परिवार में खुशी के रहने से बजाय तुम्हारे स्वार्थ और पैसों की लालच की वजह से उस परिवार के 3 लोग मर गए। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।